मई मतलब कि कितने मंथ हो रहे हैं, 3। और 3 तो यहाँ पे मार्च तो ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे बनेगा 4 एंड 5, मतलब कि यहाँ पे 2 मंथ का यहाँ पे इंटरेस्ट आपको लेना है। तो यहाँ पे सिंपली यह देखिएगा, यहाँ पे ये देखिएगा कि यहाँ पे इंटरेस्ट जो है ये कंप्लीशन डेट है, मतलब कि हमारा तो ईयर एंड पूरा साल है, ठीक है। पूरे साल का हमें यहाँ पे पोस्ट पीरियड का जो है यहाँ पे याद रखिएगा, पोस्ट पीरियड का यहाँ पे याद रखिएगा 1 लाख इंटू 12%, मतलब कि यहाँ पे लोन पेड नहीं हो चुकी है, ठीक है। प्री पीरियड का तो हमने 33,000 मंथ के हिसाब से निकाला, लेकिन यहाँ पे आप जो है मंथ के हिसाब से नहीं निकालेंगे, आप यहाँ पे कहेंगे 2 मंथ, लेकिन ये तो कंप्लीशन डेट है, हमारा ईयर एंडेड तक तो पूरे का पूरा यहाँ पे लोन चला है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा 12 मंथ का लगेगा, मतलब कि यहाँ पे 1 लाख इंटू 12%, ठीक है। 1 लाख इंटू 12% मतलब कि 12,000, ये 12,000 पोस्ट पीरियड का है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये पोस्ट पीरियड का, पोस्ट पीरियड में पूरे आपका जो है अमाउंट चलेगा, पोस्ट पीरियड में पूरा अमाउंट आपका चलेगा, मतलब कि 1 अप्रैल से, यहाँ पे आप देखें तो 1 अप्रैल से, सॉरी ये तो प्रीवियस पीरियड है हमारा, यहाँ पे ईयर कौन सा है, ईयर कौन सा है यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, ईयर हमारा है 23-24, ये हमारा करंट ईयर है, मतलब कि असेसमेंट ईयर है 23-24, मतलब कि प्रीवियस ईयर होगा कौन सा, प्रीवियस ईयर होगा 22-23, ठीक है। 22-23 का यहाँ पे पूरे साल का जो है अमाउंट है ये 12,000 है, ठीक है। ये 12,000 पूरे साल का 22-23 का यहाँ पे अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में यहाँ पे आ जाइए, सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखिए कि 22-23 का जो है यहाँ पे 12,000 अमाउंट बनेगा, और जो प्री पीरियड का हमने जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का यहाँ पे अमाउंट बनाया 33,000। अब यहाँ पे टोटल देख लीजिएगा, यहाँ पे पोस्ट एंड प्री का टोटल इंटरेस्ट कितना बनता है, पोस्ट एंड प्री का टोटल यहाँ पे इंटरेस्ट कितना बनता है 33,000 और 12,000, 33,000 ये प्री का है और प्लस 12,000, ठीक है। ये आपका टोटल इंटरेस्ट बनता है यहाँ पे 33,000 प्लस 12,000। तो यहाँ पे आपका टोटल जो इंटरेस्ट बनता है, टोटल जो इंटरेस्ट बनता है वो यहाँ पे आपका बनता है, यहाँ पे आपका जो है टोटल इंटरेस्ट बनता है वो 45,000 बनता है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे याद रहे, जब भी आप जो है यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो है, जैसे कि मैंने पढ़ाया कि आप इस तरीके से अगर कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे सिंपली आपका जो है आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसलिए क्योंकि ये जो प्री पीरियड का पॉइंट है वो प्री पीरियड में जो है सिर्फ और सिर्फ 5 मंथ के हिसाब से इक्वल इंस्टॉलमेंट के हिसाब से अमाउंट मिलता है। आपको 33,000 एक ही साल में नहीं मिलेगा, आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट के हिसाब से मिलेगा, मतलब कि 33,000 डिवाइड बाई 5 करना है। यहाँ पे अलोवेबल यहाँ पे अमाउंट जो है वो यहाँ पे है किस तरीके से, 33,000 डिवाइड बाई 5, प्री पीरियड में आपको इतना ही अमाउंट अलो होगा, मतलब कि 33,000 डिवाइड बाई 5, आपका आंसर आएगा 6,600। तो ये हमेशा भूलना नहीं, यहाँ पे याद रखना होगा कि अगर यहाँ पे अमाउंट जो है प्री पीरियड का है तो हमेशा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट के हिसाब से मिलेगा, लेकिन यहाँ पे पोस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, पोस्ट में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सिंपली आपका जो है पूरे का पूरा 12,000 यहाँ पे अलो हो जाएगा, मतलब कि पोस्ट में तो कोई अमाउंट यहाँ पे इक्वल इंस्टॉलमेंट के हिसाब से नहीं है, आपको पूरा अमाउंट मिलेगा। तो टोटल यहाँ पे इंटरेस्ट आपका बनता कितना है, टोटल इंटरेस्ट आपका बनता है 12,000 प्लस 6,600, तो यहाँ पे टोटल आपका इंटरेस्ट बनता है 18,600, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे भूलना नहीं है कि क्वेश्चन के हिसाब से 1/3 पोर्शन जो है वो आपका है लेट आउट, मतलब कि इंटरेस्ट का जो है 1/3 पोर्शन आपको लेट आउट के हिसाब से जाने देना है, और बाकी का जो 2/3 पोर्शन है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड में जाने देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट निकालिए 18,600 इंटू 1 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पे आपका अमाउंट बन रहा है 6,200, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है रिमेनिंग अमाउंट जो है 18,600 में से 12,400 क्लियर है, 12,400। अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करना, ठीक है। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, 12,400 मिनिमम हमारा डिडक्शन 30,000 है, या तो डिडक्शन आपको 30,000 मिलेगा या तो 2 लाख मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका अमाउंट ही 12,400 है, मिनिमम डिडक्शन 30,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं, सिंपली आपको जो है यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस कर देना है, और लेट आउट में केस में तो कोई लिमिट ही नहीं है, जितना भी यहाँ पे इंटरेस्ट होगा आपको अलो कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली इंटरेस्ट, यहाँ पे लेट आउट के केस में कितना इंटरेस्ट है 6,200, तो लेट आउट के केस में जो यहाँ पे 6,200 है ये माइनस कर लेंगे,
तो यहाँ पे अमाउंट आपका आ गया, कितना अमाउंट है, 39,536 माइनस 6,200। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, 33,336। ये आपका आंसर आ गया इनकम। ठीक है, ये लेट आउट के केस है। और यहाँ पे सिंपली अगर आपका जो है यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में तो आपका GAV हमेशा नील होता है, GAV हमेशा नील होता है। तो सिंपली यहाँ पे अमाउंट कौन सा दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट का अमाउंट है कितना, इंटरेस्ट का अमाउंट है 12,400। तो यहाँ पे आपका जो है टोटल यहाँ पे इनकम जो है वो लॉस में दिख रहा होगा, 12,400 लॉस आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे सिंपली ये जो है यहाँ से इनकम आपकी आई 33,336, और इस हाउस में जो है आपका लॉस है वो सामने आमने सामने सेट ऑफ हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे समझिए 12,400 यहाँ पे आपका लॉस आया है। ठीक है, ये कौन सा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड जो यहाँ पे हमारा आया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे देखिए लेट आउट के केस में 33,336 आपकी इनकम आई है। तो सिंपली यहाँ पे जो है दोनों का आपको जो है सिंपली आपको यहाँ पे मतलब कि सेट ऑफ कर लेना है। सेट ऑफ यहाँ पे हो जाएगा, एक की जगह आपको लॉस है, एक जगह इनकम है। तो सिंपली आपका सेट ऑफ करने से आपकी इनकम आ चुकी है। ठीक है जी, इनकम आ चुकी है। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। यहाँ पे सिंपली आपको जो है कैलकुलेशन तो हमें आपको ही करना है। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे याद रखिए कि यहाँ पे कहा गया है कि एक रेसिडेंशियल हाउस है कहाँ पे, मुंबई में। एक रेसिडेंशियल हाउस है कहाँ पे, मुंबई में। अब यहाँ पे कहा गया है कि 2 आइडेंटिकल यूनिट है, हाउस में 2 आइडेंटिकल यूनिट है। एक को हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड किया है और दूसरे को जो है लेट आउट किया है। लेट आउट यहाँ पे कहा है 8,000 पर मंथ के हिसाब से, बिल्कुल क्वेश्चन 3 किया हमने वैसा ही है। ठीक है, तो जो लेट आउट किया उसके लिए हमें स्टैंडर्ड रेंट वगैरह लेना होगा, लेकिन यहाँ पे याद रहे कि आपका जो है 50% ही स्टैंडर्ड रेंट लेंगे। ठीक है, क्योंकि 50% ही हमने लेट आउट किया है, 50% का जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रहा है और 50% को जो है रेट आउट किया है। तो यहाँ पे सिंपली आपको जो है देखना है कि सबसे पहले देखिए फेयर वैल्यू और म्यूनसिपल वैल्यू दोनों में से हायर कौन सा है, 1,96,000। उसे कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 1,62,000। तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ गया, 1,62,000। ठीक है, तो 1,62,000 आपका एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। एक्चुअल रेंट कितना है, एक्चुअल रेंट यहाँ पे कितना है, एक्चुअल रेंट आपको यहाँ पे कहा गया है 8,000 पर मंथ के हिसाब से आपने जो है लेट आउट करा है। तो 8,000 पर मंथ, तो 8,000 इंटू 12 कीजिए, 8,000 इंटू 12, तो ये आपका आंसर आ रहा है 96,000। अब याद रहे यहाँ पे आपको जो है 50% लेना है, इसका 50% लेना है क्योंकि 50% ही आपका लेट आउट है। तो 1,62,000 का 50%, तो यहाँ पे 81,000। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड रेंट है और ये एक्चुअल रेंट है। सिंपली इसमें कंपैरिजन में हमें जो है हायर लेना होता है। ठीक है, तो हायर कौन सा है, 96,000। आपका हायर कौन सा है, 96,000। तो 96,000 को कंसिडर करेंगे एज अ GAV। तो आप सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में देखिए 96,000 आपको यहाँ पे दिखेगा। क्वेश्चन में कुछ और इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या, हाँ जी सर, क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है। अच्छा, मेन इन्फॉर्मेशन तो हम भूल ही गए, चलिए कोई नहीं। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन है, यहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशन गिवन है कि यहाँ पे जो है आपका रेंट तो 8,000 आपका जो है हिसाब से है। ठीक है, रेंट तो आपका 8,000 के हिसाब से है, लेकिन यहाँ पे कहा गया कि वैकेंट हुआ है कितना, 2 मंथ के हिसाब से। 2 मंथ का जो है यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिला है, मतलब कि 2 मंथ का तो रेंट मिला ही नहीं है। मतलब कि यहाँ पे 96,000 रिसीव नहीं हुआ है, आपको यहाँ पे रिसीव हुआ है कितना, आपको यहाँ पे रिसीव हुआ है 2 मंथ का नहीं मिला है। ठीक है, 2 मंथ का आपको जो है यहाँ पे मिला ही नहीं है अमाउंट। मतलब कि यहाँ पे सिंपली ये आपको 12 मंथ की जगह 10 मंथ का ही अमाउंट रिसीव हुआ है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे टेनेंट ने वैकेंट कर दिया है। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ है, 80,000। तो यहाँ पे एक्चुअल रेंट है वो 80,000 है। अब जब याद रखिएगा कि यहाँ पे दोनों में से हायर ही लेना होता है। अब यहाँ पे हायर लेने से पहले अगर आप देखते हैं कि एक्चुअल यहाँ पे माइनस आपका जो है कम है, एक्चुअल रेंट जो है वो अगर कम है, तो सिंपली आपको क्वेश्चन में चले जाना है। देखिए फिर से एक बार याद कर रहा हूँ, अगर एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट की कंपैरिजन में एक्चुअल रेंट ज़्यादा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली आपका वही GAB बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों की कंपैरिजन कर रहे हो और एक्चुअल रेंट कम है, एक्चुअल रेंट कम है, तो सिंपली क्वेश्चन पे आ जाना, सिंपली क्वेश्चन पे आ जाना और क्वेश्चन में देखना कि क्या वो एक्चुअल रेंट कम है उसका कारण वैकेंसी है, मतलब कि टेनेंट ने वैकेंट कर दिया
उसकी वजह से हमारा एक्चुअल रेंट कम आया है? तो हाँ जी सर, वैकेंट की वजह से। अगर वैकेंसी के वजह से है तो एक्चुअल रेंट कम होने की वजह से, वजह जो है वैकेंसी है, तो कम होने के बावजूद जो है आपको एक्चुअल रेंट को ही कंसिडर करना है। मतलब कि GAV जो है, GAV क्या बन जाएगा? GAV 80,000 बन जाएगा। ये मैंने आगे भी आपको बता दिया था, लेकिन यहाँ पे वापस आपका रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पे 80,000 आपका जो है GAV बन जाएगा। 80,000 में से सिंपली म्यूनसिपल टैक्स माइनस कर देना, डिडक्शन 30% माइनस कर देना, और इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट भी माइनस कर देना। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन करवाने का एक ही कारण है, ये ऊपर का कैलकुलेशन तो आपको आता ही था जैसे कि मैंने करवाया था, लेकिन यहाँ पे कारण है कि म्यूनसिपल टैक्स आपको 15% गिवन है, ये तो आपको कर लेते हैं। लेकिन जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको शायद कन्फ्यूजन कर सकती है कि आपको यहाँ पे लाइट एंड वेट वाटर चार्जेस दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट तो आपको जो है लेना ही लेना है, उसका डिडक्शन मिलेगा, उसका डिडक्शन मिलेगा। फिर आपको जहाँ यहाँ पे ले दे रखा है लीज मनी, ठीक है, इंश्योरेंस चार्जेस, इसके बाद रिपेयर आपको जो है यहाँ पे 12,000। तो देखिएगा, म्यूनसिपल टैक्स, इंटरेस्ट, इसके अलावा किसी भी तरीके के खर्चे आपको अलाउ नहीं होते हैं। याद रहे फिर से एक बार, म्यूनसिपल टैक्स और इंटरेस्ट, ये दो खर्चे के अलावा कोई भी तरीके के खर्चे आपको अलाउ नहीं होते हैं, ठीक है। तो इससे आपको जो है इग्नोर करके ही चलना है, इसे आपको जो है इग्नोर करके ही चलना है, ठीक है, इसे आपको जो है इग्नोर करके ही चलना है, इसे कोई भी आपका यहाँ पे रेलिवेंस नहीं बनता है, ठीक है। तो इसको आपको देखना ही नहीं है, क्लियर है, इसको आपको देखना ही नहीं है। लेकिन याद रहे, ये दो वर्ड आपके होते हैं, एक दो वर्ड होते हैं आपके, कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन में आपको वर्ड दे रखा है, वर्ड दे रखा है क्वेश्चन में, अगर आपको यहाँ पे वर्ड दे रखा है कौन सा, अगर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कहा जाए कि प्रॉपर्टी टैक्स है, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स है, और दूसरा वर्ड दिया जाए सेल्वेज टैक्स, ठीक है, सेवरेज, ठीक है, सेवरेज टैक्स, अगर सेवरेज टैक्स, ये दो टैक्स नाम दिए जाए, इसका मतलब ही होता है म्यूनसिपल टैक्स, ठीक है। तो इन दोनों को कंसीडर करना है, इन दोनों को आपको कंसीडर करना है, प्रॉपर्टी टैक्स और सेल्वेज टैक्स, ठीक है। तो ये सेवरेज और प्रॉपर्टी टैक्स आपके म्यूनसिपल टैक्स के ही पार्ट होते हैं, तो उसे कंसीडर करना है। उसके अलावा ये चार्जेस जो है उसे आप कंसीडर नहीं करते। ये क्वेश्चन करवाने का यही कारण था, आपको चार्जेस को देखना ही नहीं है, ठीक है। सिंपली आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे है। यहाँ पे कहा गया है कि कोई नाम दे रखा है US सिटीजन है, और यहाँ पे कहा गया रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट चैप्टर में पढ़ाया था कि अगर रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो हमें यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली कहा गया है कि सी ऑन अ हाउस, यहाँ पे हाउस कहा गया है, कहाँ पे है, लॉस एंगल, इस तरीके से यहाँ पे कहा गया है USA में है, हाउस जो है वो USA में है, और कहा गया है कि इज़ यूज्ड एज हर रेसिडेंट पर्पज़। यहाँ पे कहा गया है कि एनुअल वैल्यू जो है उसकी $20,000 के हिसाब से है, और डॉलर का कन्वर्जन भी दे रखा है, 75 रुपीज़ आपको पर डॉलर के हिसाब से लेना है। इसके बाद एक और हाउस है उनका चेन्नई में, और चेन्नई में आपको यहाँ पे कहा गया है विच इज़ यूज फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है। ऊपर का जो आपका USA में जो आपका हाउस है वो भी आपका हर रेसिडेंट पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, और प्लस ये जो चेन्नई में है वो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड के हिसाब से यूज़ हो रहा है। यहाँ पे कहा गया कि फ्लैट वॉज यूज्ड फॉर 7 मंथ ओनली ड्यूरिंग द ईयर 2023, 31 मार्च 2023। म्यूनसिपल वैल्यू आपको गिवन है 3,84,000, और यहाँ पे कहा गया कि फेयर रेंट जो है वो 4,20,000 है। यहाँ पे कहा गया कि सी पेड यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स, सेवरेज टैक्स, जो कि मैंने अभी अभी बताया, सेवरेज टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स। याद रहे ये दोनों का मतलब ही होता है, इन दोनों का टोटल करने से ही आपको ये मतलब ही इसका होता है कि आपका ये म्यूनसिपल टैक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी, ये आपका इसका मतलब ही होता है कि ये म्यूनसिपल टैक्स है, ठीक है। तो ये आपका म्यूनसिपल टैक्स है, तो यहाँ पे सिंपली इस दोनों का टोटल कर लोगे, आपको जो है सिंपली म्यूनसिपल। इसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन है, यहाँ पे नीचे आपको जो है लोन की इन्फॉर्मेशन गिवन है कि लोन यहाँ पे ली गई थी। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात क्या है पता है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे है कि आपको जो है यहाँ पे इन्होंने जो है यहाँ पे डेट वाइज उन लोगों ने खुद यहाँ पे कैलकुलेशन दे रखी है। मतलब कि हमारी जो है आसानी कर दी है, यहाँ पे कैलकुलेशन में आसानी कर दी है। सिंपली हमने यहाँ पे जो है इस चेन्नई में, जो ये चेन्नई का यहाँ पे प्लॉट है, ठीक है, चेन्नई का हाउस है, तो वहाँ पे सिंपली हमें जो है कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ था वो देखना है, ठीक है। अगर कंस्ट्रक्शन नहीं है, आपने डायरेक्टली हाउस परचेज करा है, तो वो डेट लेनी है, ठीक है, वो हम देखेंगे अभी अभी। इसके बाद यहाँ कहा गया और एक हाउस प्रॉपर्टी है, तीसरी हाउस प्रॉपर्टी बेंगलोर में। अब यहाँ क्या कहा गया है कि विच वॉज सोल्ड मार्च 2019 में उन्हें सोल्ड कर दिया गया। सी रिसीव अरियर्स
ऑफ रेंट 60,000। अब यहाँ पे रेंट जो है, यहाँ पे जो है उसने कहा क्या, क्या कहा उसने, बड़े ध्यान से सुनिए। यहाँ पे कहा गया है कि एक हाउस प्रॉपर्टी थी, उनकी हाउस प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे कहा गया उनकी हाउस प्रॉपर्टी थी और हाउस प्रॉपर्टी थी और यहाँ पे कहा गया कि उनकी हाउस प्रॉपर्टी जब हमने बेच दी मार्च 2019 में, उसका जो रेंट अरियर था, मतलब कि तब रेंट बाकी था, वो टेनेंट आज मतलब कि मार्च 2023 में आके 60,000 रुपीज़ दे के गया। अब याद रखिए यहाँ पे दो चीज़ें मुझे पढ़ानी है, दो चीज़ें पढ़ानी है। पहली चीज़ तो मैं ये पढ़ा देता हूँ कि आप जो है दो हाउस से ज़्यादा, टू हाउस से ज़्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं मान सकते। सर इसका मतलब ये कारण क्या है, देखिए समझिएगा। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड, देखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड में सबसे ज़्यादा आपको जो है यहाँ पे फ़ायदा होता है। मतलब कि सेल्फ ऑक्यूपाइड में जो है आपको म्यूनसिपल टैक्स, फेयर रेंट, आपको कुछ भी देखना नहीं होता है, सिंपली आपका इंटरेस्ट का सीधा सीधा डिडक्शन मिल जाता है। तो लोग क्या करते हैं कि उसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट आउट होता है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड कह देते हैं। तो यहाँ पे आपका रूल आ गया है कि टू हाउस से ज़्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड कर ही नहीं सकते। आपके पास मान लीजिए थ्री हाउस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो है तीनों हाउस को जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड भले ही कर रखा हो, भले ही सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, लेकिन सरकार ने कहा है कि यहाँ पे आपका जो है टू हाउस, कोई भी टू हाउस जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा और तीसरे हाउस को हम मान लेंगे, चाहे हुआ है नहीं हुआ है हमें कोई लेना देना नहीं है। थर्ड हाउस को जो है हम यहाँ पे लेट आउट मान लेंगे और लेट आउट के हिसाब से आपकी इनकम कैलकुलेशन करेगी। और एक यहाँ पे बात याद रखना कि थर्ड हाउस कौन सा होगा वो आप डिसाइड कर लो, ठीक है। आप अपनी कैलकुलेशन कीजिए और थर्ड हाउस कौन सा होना चाहिए वो आपको डिसाइड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको जो है यहाँ पे सिंपली थर्ड हाउस यहाँ पे ये गिवन है। तो यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं यूएसए की, ठीक है। यूएसए में जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी है उसकी कैलकुलेशन एक एक करते हैं, तीन हाउस है टोटल, तो एक एक करके जो है हम कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले यूएसए में जो आपकी यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी है, सिंपली हाउस प्रॉपर्टी जो है यूएसए में है वहाँ पे हमें सिंपली एनुअल वैल्यू लेनी है, उसमें से जो है अपना म्यूनसिपल टैक्स जो होता है वो माइनस कर देना होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे यूएसए में याद रखिए, यूएसए में जो है आपका यहाँ पे जो कहा गया है कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी है वो टैक्सेबल ही नहीं होगी। अगर आपने मेरा चैप्टर जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है कि आपका रेसिडेंट और ऑर्डिनरी, मतलब कि रेसिडेंट चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, लेकिन यहाँ पे इंडिया से रिलेटेड आपका यहाँ पे कुछ है ही नहीं। आपका यूएसए में जो है यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी है और यूएसए में जो आपकी यहाँ पे वहाँ पे इनकम है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि यहाँ पे जो है आपकी हाउस प्रॉपर्टी आपकी यूएसए की है, वहीं आपका सब कुछ है, ठीक है। ये आपका जो है इस हेड के अंदर जो है चार्जेबिलिटी नहीं आती है। तो सिंपली यहाँ पे आप समझिए कि आपका जो है यहाँ पे कहा गया है कि सिंस एसएससी जो है यहाँ पे कहा गया है, सिंस एसएससी जो है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ठीक है। ग्लोबल इनकम जो है यहाँ पे टैक्सेबल होती है, ठीक है। इनकम अर्न इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया, ठीक है। यहाँ पे इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया, यहाँ पे कहा गया है कि इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे कहा गया है कि ये प्रॉपर्टी भी आपकी टैक्सेबल होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी आपकी टैक्सेबल होगी। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, हर एक इनकम चाहे वो यूएसए की है इंडिया की, हर एक टैक्सेबल होगी, लेकिन इस केस में यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा। इसका कारण है कि आपने जो है इसे सेल्फ ऑक्यूपाइड यूज़ करा है। यहाँ पे वर्ड उसने कह रखा था कि हर रेसिडेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करा है। तो रेसिडेंट पर्पज़ के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ें यहाँ पे होती है, देखिए रेसिडेंट पर्पज़ है मतलब कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे सिंपली आपका जो है जी ए वी नील होगा, समझिए जी ए वी आपका हमेशा नील होगा क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड है। यहाँ पे सिंपली आपका जो है इंटरेस्ट का जो है डिडक्शन मिल जाता है, मतलब कि आपकी इनकम जो है लॉस में आएगा, ठीक है। आपको डिडक्शन सामने से मिलेगा तो इंटरेस्ट जो है वो आपको मिलेगा, लेकिन इस प्रॉपर्टी पे यहाँ पे किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं लिया गया है। तो सिंपली आपको आंसर में जो है यहाँ पे नील अमाउंट देखने को मिलेगा, क्लियर है, नील अमाउंट देखने को मिलेगा। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, चेन्नई में है। चेन्नई में प्रॉपर्टी है, आपको यहाँ पे कहा गया कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, जी ए वी नील होगा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की। तो यहाँ पे सिंपली देखना कि ये जो प्रॉपर्टी हमने ली है, जो प्रॉपर्टी का पोजीशन है वो 1 जुलाई 2022 को मिला है। इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि इसके लिए यहाँ पे हमने लोन कब ली है, लोन हमने ली है यहाँ पे, लोन जो यहाँ पे देखिए उन्होंने बाइफरकेट करके दिया है,
उन्होंने बाइफरकेट करके दिया है, जो आपकी लोन ली गई है जून 2020 को, ठीक है, उसका बाइफरकेशन ऑलरेडी करके दिया है कि यहाँ पे प्रायर पीरियड मतलब कि ये प्री पीरियड, ये जो आपको यहाँ पे गिवन है ये प्री पीरियड का अमाउंट गिवन है, ठीक है। इसके बाद का जो है, इसके बाद का जो है वो आपका पोस्ट पीरियड का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है 1/4/2022, मतलब कि मैंने यहाँ पे आप आगे भी आपको जो है ये कैलकुलेशन करवाई है कि आपको सिंपली कंस्ट्रक्शन से पहले का जो 31 मार्च आता है उससे पहले देखना है। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी 31 मार्च तक की कैलकुलेशन ऑलरेडी गिवन है, 31 मार्च तक की कैलकुलेशन ऑलरेडी गिवन है। तो सिंपली आपको प्रायर प्री पीरियड का जो है अमाउंट दे रखा है। प्री पीरियड का अमाउंट हमेशा 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 49,200 डिवाइड बाई 5, तो ये तो आपको जो है 9,820 इस ईयर आपको जो है यही अमाउंट अलो होगा, इससे ज़्यादा अमाउंट अलो नहीं होगा। इसके बाद का जो यहाँ पे जो पोस्ट पीरियड है वो पूरे का पूरा अमाउंट अलो हो जाएगा। तो इसका टोटल यहाँ पे लिखा है, इसका टोटल यहाँ पे निकालिए। इसका टोटल यहाँ पे कितना आ रहा है 50,800 प्लस 1,31,300, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा 182,100। तो टोटल आपका इंटरेस्ट जो है वो ये अलाउ हो जाएगा। तो इसका टोटल निकालना, अगर 2 लाख से ज़्यादा गया तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो 2 लाख से तो ज़्यादा जा नहीं रहा है, आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है 1,91,922। ये पूरा अलाउ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा। ये रिपेयर के लिए नहीं लिया गया है, ठीक है, ये रिपेयर के लिए नहीं लिया गया है। तो यहाँ पे पूरा 2 लाख रुपीज़ का डिडक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे का पूरा अलाउ हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट पूरे का पूरा अलाउ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है लॉस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना, यहाँ पे तो 2 हाउस को जो है हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया, तो 3rd हाउस जो है ऑटोमेटिकली लेट आउट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है किसी भी एक हाउस को जो है, किसी भी एक हाउस को जो है आपको लेट आउट मानना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कौन से हाउस को यहाँ पे लेट आउट मानेंगे वो आपके ऊपर है। यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि इन्होंने जो है इस तरीके के टैक्सेस पे करे हैं, म्यूनसिपल टैक्सेस पे करे हैं। तो सिंपली इस हाउस को जो है हम यहाँ पे डीम टू बी लेट आउट मानेंगे। यहाँ पे इस हाउस को जो है हम डीम टू बी लेट आउट मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे ध्यान रखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ये दूसरा हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तीसरा हाउस भी सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं हो सकता, तीसरा हाउस जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं हो सकता। लेकिन देखिए यहाँ पे डेट देखिए, 2019 को हमने इसे सोल्ड कर दिया है, मतलब कि अभी हमारे पास 2 ही हाउस है। ध्यान रखिएगा मेरी, यहाँ पे कंडीशन देखिएगा, 2 हाउस से ज़्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में 3 हाउस की बात करी गई है, लेकिन असल में है नहीं, हमारे पास 2 ही हाउस है, एक यूएसए और एक चेन्नई। ये हाउस की बात जो कर रही है, 3rd हाउस की जो यहाँ पे बात करी गई है वो ऑलरेडी सोल्ड हो चुका है 2019 में। लेकिन यहाँ पे बात क्यों करी गई, क्योंकि यहाँ पे 60,000 जो रिमेनिंग अमाउंट वहाँ पे बाकी था लोन का वो आज जाके मिला है। अब यहाँ पे याद रखिए, दूसरी बात यहाँ पे ये बतानी थी कि अगर अरियर्स रिसीव हो रहा है, आपको किसी भी तरीके का अरियर रिसीव हो रहा है, अरियर ऑफ रेंट आपको जो है रिसीव हो रहा है किसी भी तरीके का, ठीक है। तो अरियर ऑफ रेंट आपको रिसीव होता है, तो जिस भी ईयर में आपको जो है रिसीव होगा उस टाइम पे ये नहीं देखा जाएगा कि उस हाउस के ओनर आप है या नहीं है, ठीक है। जिस ईयर में भी आपका जो है यहाँ पे अमाउंट रिसीव होगा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, वो टैक्सेबल आपका हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे 60,000 आपको यहाँ पे अमाउंट रिसीव हुआ है, हालांकि उस ईयर में 2023 में रिसीव हुआ है, उस ईयर में जो है हम यहाँ पे मालिक नहीं है उस हाउस के, ठीक है। यहाँ पे मार्च 2019 में तो हमें उसे बेच दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है ओनर नहीं है, लेकिन उसका अमाउंट रिसीव हुआ है, इस साल ही टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका 60,000 आपका अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा, 30,000 का डिडक्शन आपको ओबियसली मिल जाएगा, ठीक है। तो 60,000 माइनस 30% आपका यहाँ पे 42,000 अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। याद रखिए अरियर्स ऑफ रेंट आपका जब भी किसी भी ईयर में रिसीव हुआ उसी ईयर में जो है आपका टैक्सेबल हो जाएगा, प्लस 30% का डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है, जो हाउस प्रॉपर्टी का यहाँ पे फ्लैट डिडक्शन है। तो यहाँ पे 60,000 माइनस 18,000 और आपका आंसर आ गया 42,000। तो यहाँ पे सिंपली ये समझिए कि आपकी जो है यहाँ पे 42,000 इनकम है, ठीक है, और बाकी सब जगह यहाँ पे लॉस देख पा रहे हैं, ठीक है, बाकी सब जगह जो है लॉस देख पा रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पे सेट ऑफ हो जाएगा और बाकी का रिमेनिंग यहाँ पे अमाउंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को
ये कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ा है, 2 हाउस से ज़्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं कर सकते। इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हुआ एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखना है हमें, एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखना है, और इसके बाद जो है हाउस प्रॉपर्टी का काम ख़त्म। इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी का काम ख़त्म। इलुस्ट्रेशन नंबर 8 पे आइए। इलुस्ट्रेशन नंबर 8 पे है, यहाँ पे कहा गया है कि 3 हाउसेस यहाँ पे है, जो आपने यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन में कि 3 हाउसेस है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड करे गए। रूल कहता है कि 2 ही सेल्फ ऑक्यूपाइड कर सकते हैं, तीसरे को कंपलसरी लेट आउट मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि आपको जो है सिंपली यहाँ पे कहा गया है कि कौन से हाउस को जो है यहाँ पे लेट आउट माना जाए, वो आपसे एडवाइस मांग रहा है। तो सीधी सी बात है, जिस हाउस का जो है कम से कम टैक्स बन रहा है, टैक्स सबसे कम बन रहा है, उसी हाउस को जो है हम लेट आउट मान लेंगे, क्योंकि टैक्स पे करना ही है, तो जिसमें कम होगा वो हम मान लेंगे। तो तीनों की जो है हम NAV निकालेंगे, तीनों की जो है हम यहाँ पे GAV और NAV निकालेंगे। सिंपली समझिए, यहाँ पे सबसे पहले हाउस 1 जो म्यूनसिपल टैक्स है, फेयर रेंट है, हवा आपका जो है हायर लेना है, हायर आप लेंगे यहाँ पे 3,50,000, उसे हम जो है एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए एक्चुअल रेंट गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो अगर एक्चुअल रेंट नहीं गिवन है तो सिंपली जो आपका यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट है वही एक्चुअल रेंट बन जाएगा, उसमें से म्यूनसिपल टैक्स माइनस करेंगे। म्यूनसिपल टैक्स आपको यहाँ पे गिवन है जी 12%, तो 12% हमेशा म्यूनसिपल वैल्यू के होते हैं। तो 3 लाख के 12% यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो माइनस हो जाएगा, NAV आपके निकल के आ जाएगी। इस तरीके से हाउस 2 और हाउस 3 के लिए कैलकुलेशन करेंगे, और हाउस 2 और हाउस 3 के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन की NAV निकल के आ गई। अब यहाँ पे एक बारी बारी से जो है 2 हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड करेंगे और एक हाउस को लेट आउट। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन, या तो आप एक काम कीजिए, हाउस 1 और 2 को जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड कीजिए और 3 को जो है डिम टू बी लेट आउट करिए। तो हाउस 1 और 2 को अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड करते हैं तो सिंपली वहाँ पे इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, GAV जो है नील हो जाएगी। ठीक है, हाउस 1 और 2 में GAV नील हो जाएगी। हाउस 1 में आपने कोई इंटरेस्ट ले रखा है, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हाउस 1 में नील है, हाउस 1 में आपकी जो है यहाँ पे अमाउंट नील है। सेल्फ ऑक्यूपाइड में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन देखनी होती है। यहाँ पे कोई इंटरेस्ट लिया है जी 55,000, लेकिन वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, रिपेयर के लिए, और रिपेयर के लिए है तो सिर्फ और सिर्फ 30,000 का डिडक्शन अलो है। तो यहाँ पे देखिए 30,000 का डिडक्शन यहाँ पे अलो है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30,000, क्लियर है। और तीसरे को अगर डीम टू बी लेट आउट माना है तो उसकी इनकम यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, उसकी इनकम यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। क्लियर है सभी को? ओके, यहाँ पे इनकम आपकी लिखनी पड़ेगी। सभी को क्लियर है? इसके बाद यहाँ पे ये फर्स्ट की, अगर हम ये ऑप्शन ऑप्ट करते हैं तो आपकी इनकम कितनी बनती है? आपकी इनकम बनेगी 43,640। अब दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन हम यहाँ पे ले लेंगे, हाउस 1 और 2 को अगर लेट आउट किया, सेल्फ ऑक्यूपाइड किया है, और 2 को अगर हम डीम टू बी लेट आउट मानते हैं तो हाउस 1 और 2 को लेट आउट माना है, सॉरी हाउस 1 और 3 को जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड माना है। ठीक है, तो हाउस 1 में तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो नील, और हाउस 3 में कोई इंटरेस्ट है, हाउस 3 में कोई इंटरेस्ट है, हाउस 3 में आपका इंटरेस्ट है 1,75,000 का। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे आपने जो है हाउस 3 में जो इंटरेस्ट लिया है वो 2,15 के 2015 के बाद लिया है, तो ऑब्वियसली 2 लाख तक आपको जो है डिडक्शन मिल जाएगा, 2 लाख तक आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली आप जो है यहाँ पे देखिए कौन सा गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 लाख तक डिडक्शन मिल जाएगा, तो सिंपली आपका पूरे का पूरा अमाउंट जो है अलोएबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे अमाउंट देख लीजिए, और ये आपका नील है, और सिंपली हाउस 2 को हम जो है डीम टू बी लेट आउट मान रहे हैं, तो उसकी NAV जो है यहाँ पे लिख देंगे, उसकी NAV जो है यहाँ पे निकलेगी, और यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पे सिंपली आगे बढ़िए, इसके बाद सिंपली आपके आगे बढ़िए, थर्ड ऑप्शन हो सकता है कि हाउस 2 और 3 को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान ले और 1 को डीम टू बी लेट आउट मान ले। तो ठीक है, हाउस 2 और 3 को जो है यहाँ पे हम मान रहे हैं क्या, हाउस 2 और 3 को हम जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड मान रहे हैं, तो हाउस 2 में जो है 30,000 डिडक्शन और 3 में जो है इतना डिडक्शन, और यहाँ पे 1 को जो है हम लेट आउट मान रहे हैं, तो 1 की जो आपकी यहाँ पे NAV है वो यहाँ पे मान ली जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इनकम आ गई। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, तीनों में से जहाँ पे इनकम आपकी कम है, कम से कम जो है आपकी इनकम बन रही है, उसे ही हम ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे कम बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो आपका सिलेक्टेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन 2 जो है वो मोस्ट बेनिफिशियल है, क्योंकि आपकी इनकम कम बन रही है, और इनकम अगर कम बनेगी आपका जो है यहाँ पे टैक्स कम बनेगा, इसलिए ऑप्शन 2 सिलेक्ट कीजिए,
जहाँ पे 1 और 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड और 3 को डीम टू बी लेट आउट मान लीजिए। क्लियर है, डीम टू बी लेट आउट, सभी को क्लियर है? ठीक है जी, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 8। तो बाकी सभी क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल से क्वेश्चन है, कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हो सकती। इससे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से रिलेटेड यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाया, वही सेम है। 2/3 पोर्शन जो है यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 1/3 रेसिडेंशियल है। ठीक है, तो ये आप खुद कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अच्छा ये क्वेश्चन देखना है, ये क्वेश्चन देखना है, ये लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं, अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव हुआ उससे रिलेटेड है। आनंद यहाँ पे कह रहा है कि सोल्ड जो है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी मार्च 2022 में जो है यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी को सेल कर दिया है। ठीक है, प्रॉपर्टी को यहाँ पे हमने सेल कर दिया है, देख लीजिए। इसके बाद कहा गया है कि इन जून 2022 ही रिकवर रेंट, यहाँ पे जो है रेंट की रिकवरी हुई। प्रॉपर्टी तो बिक चुकी 2022 में, लेकिन जून में जो है यहाँ पे हमें उसका रेंट रिसीव हुआ। ठीक है, वो जो टेनेंट है उसमें जो है श्री राम आ चुके और उन्हें ऐसा लगा कि नहीं हमारा जो रेंट बाकी है उसे पे कर देना चाहिए, तो उसे जो है हमने पे कर दिया। यहाँ पे मिस्टर गौरव नाम दे रखा है, उन्होंने 10,000 पे कर दिया है। ठीक है, अप्रैल 2016 से 18 तक वो जो है हमारे टेनेंट बने रहे थे, और टेनेंट बने रहे थे जहाँ पे 10,000 उन्होंने हमें यहाँ पे दे दिया। हालांकि वहाँ कहा गया कि ही कुड नॉट रिलीज 2 मंथ्स, जहाँ पे 20,000 अमाउंट, मतलब कि ये गौरव जो है उसे 30,000 रुपीज़ हमें देने थे, उन्होंने अभी तक 10,000 ही दिए हैं, 20,000 बाकी है। ठीक है, 20,000 बाकी है। याद रखिएगा अरियर्स रिसीव होता है तब वो टैक्सेबल होता है, जो अमाउंट रिसीव ही नहीं हुआ है वो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 रिसीव हुआ, इस साल वह 10,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ये 20,000 जिस साल मिलेंगे उस साल टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है, फर्दर ही हैड लेट आउट हिज प्रॉपर्टी फॉर अप्रैल 2018 टू 22, मतलब कि और एक बार जो है किसी को जो है हमने बेचने से पहले, ये प्रॉपर्टी हमने कब बेची 2022 मार्च में, उससे पहले पहले एक और यहाँ पे मिस्टर सतीश को जो है हमने लेट आउट कर दिया था प्रॉपर्टी। और यहाँ पे कहा गया ही हैड इंक्रीज द रेंट 12,000 टू 15,000 पर मंथ के हिसाब से। और यहाँ पे कहा गया है कि इनके हिसाब से यहाँ पे जो है सेटलमेंट किया गया था, और सेटलमेंट के हिसाब से जो अमाउंट बनता है, सेटलमेंट का मतलब होता है कि रेंट रिसीव ज़्यादा करना था, लेकिन सेटलमेंट करके हमने कह दिया कि भैया 69,000 दे दो, काम ख़त्म कर दो। ठीक है, तो उसने 69,000 दे दिया, उसका सेटलमेंट कम ख़त्म हो गया, और यहाँ पे 10,000 रिसीव हुआ। याद रखिएगा, मेरी बात याद रखिएगा, अमाउंट जितना रिसीव होगा उतना ही टैक्सेबल होगा। यहाँ पे भले ही वो कह रहा है कि 2 मंथ का जो है यहाँ पे रेंट रिसीव नहीं हुआ है, हालांकि रिसीव होना चाहिए था, यहाँ पे रिसीव नहीं हुआ तो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, स्टूडेंट यहीं पे गलती करेंगे, स्टूडेंट करेंगे यहाँ पे 10,000 प्लस 20,000 प्लस 69,000। ठीक है, लेकिन ये नहीं आएगा क्योंकि ये रिसीव नहीं हुआ है, ये जब रिसीव होगा तब टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको रिसीव हुआ है 10,000 और यहाँ पे 69,000। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, और 30% का डिडक्शन, 10,000 69,000 30% का डिडक्शन, आपकी यहाँ पे इनकम आ चुकी। ठीक है, ये क्वेश्चन करवाने का यहाँ पे कारण है कि यहाँ पे स्टूडेंट की गलती यहीं पे होगी कि 2 मंथ का जो है यहाँ पे मिलना चाहिए था अमाउंट, जो अभी तक मिला नहीं है, तो ये कंसिडर नहीं होगा जब तक ये रिसीव नहीं हो जाता। यहाँ पे रिसिप्ट पेड बेस जो है यहाँ पे वर्क होता है। ठीक है, अरियर्स ऑफ सैलरी में, अरियर्स ऑफ रेंट में जो है पेड बेस काम होता है, तो जब आपका यहाँ पे अमाउंट पेड होगा वही आपका यहाँ पे टैक्सेबल होगा, और 30% डिडक्शन भी आपको रिसीव होगा, और बाद में आपकी इनकम मान ली जाएगी। क्लियर है सभी को? ओके, तो यहाँ पे इसी के साथ आपका हाउस प्रॉपर्टी का सारा कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन ख़त्म होते हैं।